नमस्कार साथियों, दीक्षित केमिस्ट्री क्लासेज में आप तमाम छात्रगणों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे, मस्ती में होंगे। आज आप लोगों के बीच बिहार बोर्ड के क्रैश कोर्स के सीरीज नंबर 4 में फिर से स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। और इस सीरीज में हम लोग फिर बिहार बोर्ड से संबंधित कुछ संभावित प्रश्नों की एक सीरीज लेकर के आए हुए हैं और इस सीरीज के माध्यम से आप लोगों को एक ऐसा ज़बरदस्त कॉन्सेप्चुअल थ्योरी लेकर के आए हुए हैं जिसका बिहार बोर्ड में लगातार बार-बार आने की संभावना बनी हुई रहती है। तो चलते हैं सीरीज नंबर 4 में और देखते हैं कि सीरीज नंबर 4 में कौन-कौन प्रश्न की जो एक ग्रुप है, जो सीरीज है, आया हुआ है और उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे और अध्ययन करेंगे। क्रैश कोर्स के सीरीज नंबर 4 में फिर से आप लोगों के बीच सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव की तैयारी एक बेहतरीन ढंग से करवाई जाएगी और ये सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव आपको एक साथ बहुत ही कम जगह पे मिलेगा। तो आज हम लोग चलते हैं सीरीज नंबर 4 में और देखते हैं कि सबसे पहला प्रश्न क्या है। उस प्रश्नों को समझने का बारीकी से हम लोग प्रयास करेंगे, अध्ययन करेंगे। चलिए देखिए, आप लोगों के बीच एक प्रश्न आ चुका है, अवशोषण। अब ये अवशोषण क्या है, इसका क्या काम है, बिहार बोर्ड में इससे कितने प्रकार के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आने की संभावना रहती है, उसको हम लोग देखते हैं और बारीकी से समझने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ पे देखिए आप लोग, अवशोषण। ये अवशोषण क्या होता है, इसको कैसे हम लोग समझे। बिहार बोर्ड में आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारा इतना प्रश्न है कि आजकल जो विद्यार्थी है वो हताश, निराश और परेशान रहता है, बार-बार क्वेश्चन को रटते रहता है और याद करने के बाद एग्जाम के प्रेशर के कारण, दबाव के कारण वो अक्सर प्रश्न को भूल जाते हैं और ज़्यादा दिन तक याद नहीं रख पाते हैं। अब हम लोग किस तरह से इसको पढ़े कि याद हो जाए, तो उस कॉन्सेप्ट को, उस विजुअलाइजेशन को हम लोग देखने का काम करेंगे और अपने अगल-बगल के उदाहरण से उस थ्योरी को याद रखने का काम करेंगे। तो देखते हैं इसमें सबसे पहले ये कह क्या रहा है ये प्रश्न। आप देखिए इसमें 2 चीज़ है जो आपको ध्यान देना है। एक है कि ठोस पदार्थ है इसमें, एक है संपूर्ण पिंड है और संपूर्ण पिंड में ये जो प्रक्रिया हो रही है ये अवयव क्या है, इसको देखते हैं। सबसे पहले आप लोग समझिए, अब और शोषण कहता है आइए और मेरे संपूर्ण भाग में समा जाइए। फिर से देखिए, अब और शोषण। अब आइए और मेरे पूरे संपूर्ण भाग में समा जाइए। यानी कोई ऐसा ठोस पदार्थ है जिसके अंदर में कोई भी पदार्थ उसके संपूर्ण भाग में फैलने का काम करता है, प्रवेश कर जाने का काम करता है, उसको अवशोषण कहा जाता है। अवशोषण का अर्थ फिर से समझिए, किसी भी ठोस पदार्थ के संपूर्ण भाग में फैल जाने वाली रासायनिक प्रक्रिया को अवशोषण कहा जाता है। फिर से सुनिए, अवशोषण 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। एक है यहाँ पे अब प्लस शोषण। एक कह रहा है आइए और संपूर्ण भाग में फैल जाइए। यानी एक प्रकार की वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो किसी भी पदार्थ के या किसी भी ठोस पदार्थ के संपूर्ण भाग में फैल जाती है या प्रवेश कर जाती है, उस घटना को अवशोषण कहा जाता है। अब इसको कैसे समझेंगे, उदाहरण के तौर पे लीजिए स्पंज। स्पंज देखे होंगे कि स्पंज क्या होता है कि अगर किसी भी सतह पे कोई द्रव वाला पदार्थ है उसमें आप उसको रखिए, रखने के बाद देखिएगा पानी उसके संपूर्ण भाग में फैल जाने का काम करता है। दूसरा उदाहरण हम लोग लेते हैं, जैसे आप लोग देखे होंगे छना जो खाते हैं हम लोग, छना, उसको अक्सर लिक्विड वाले पदार्थ में उसको रखने का काम किया जाता है और उसको जब दाबते हैं तो उससे रस निकल जाता है और रस निकलने के बाद अगर उसको हम जल में देते हैं तो पूरे संपूर्ण भाग में वो रस टाइप का जो है प्रवेश कर जाता है। आप लोग अक्सर चाय पिए होंगे, चाय जब हम लोग पीते हैं तो उसमें आप बिस्किट को
दिए होंगे और जो बिस्किट को देते हैं तो चाय उसके संपूर्ण भाग में चढ़ने का काम कर जाता है। दूसरा आप लोग देखे होंगे कि हम लोग अगर अपने शरीर पे कोई पानी लेते हैं तो वो शरीर पे पानी जो है अंदर जाने का काम करने लगता है और प्रवेश कर जाता है। तो इससे हम लोग एक उदाहरण समझे कि दुनिया में जितना भी ठोस पदार्थ है उसके संपूर्ण भाग में जब कोई द्रव वाला पदार्थ संपूर्ण भाग में फैल जाता है या प्रवेश कर जाता है तब उस घटना को अवशोषण कहा जाता है। अर्थात आइए मेरे संपूर्ण भाग में समा जाइए वाले रासायनिक घटना को हम लोग क्या कहेंगे? अवशोषण कहेंगे। आशा करते हैं दोस्तों ये अवशोषण आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसका एक घरेलू उदाहरण हम लोग ले लेते हैं। जैसे आप देखिए कपड़ा को जब आप खींचते हैं, सूती कपड़ा ले लीजिए, कॉटन कपड़ा ले लीजिए। आजकल देखिए ठंड का सीजन चल रहा है और ठंड के सीजन में हम लोग अक्सर स्वेटर को खींचने का काम करते हैं। स्वेटर को आप अगर पानी में या बाल्टी में दीजिए तो पूरे पानी को अपने अंदर में क्या करता है? समाहित कर लेता है। यह घटना अवशोषण के अंतर्गत आ जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जितना भी ठोस पदार्थ है उसके अंदर में जो द्रव प्रवेश करते रहता है और संपूर्ण भाग में चल जाता है उस सभी पदार्थों को हम लोग क्या कहेंगे? अवशोषण कहेंगे। तो अवशोषण में किसी भी प्रकार की झिल्ली की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ये एक तरह का परासरण ही प्रक्रिया में आ जाता है, लेकिन परासरण में कुछ अलग तरह का होता है। अर्धपारगम्य झिल्ली का इस्तेमाल करते हैं, इसमें वैसा कुछ भी नहीं है। अगर आप देखिएगा कि धरती के अंदर से जल को भी खींचने का काम करता है। अब देखे होंगे पत्ती और पेड़ पौधे जो होते हैं वो बाहर से गैस को या द्रव को भी बाहर से खींचने का काम करते हैं, वो सभी अवशोषण में आ जाता है। यहाँ पे आप देख भी रहे हैं कि स्पंज है और स्पंज जल को अपने अंदर समाहित कर रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि वैसी रासायनिक प्रक्रिया जिसमें कोई भी ठोस पदार्थ किसी भी द्रव को संपूर्ण भाग में लेने का काम करता है, तब इस घटना को हम लोग अवशोषण कहेंगे। आशा करते हैं कि यह प्रश्न आप लोगों को बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अब देखिए आप लोगों के बीच एक दूसरा प्रश्न आ चुका है, अधिशोषण। अधिशोषण क्या होता है? अब ये भी देखिए दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, अधि प्लस शोषण। अवशोषण का ये जस्ट विपरीत फॉर्म होता है। अवशोषण में क्या होता था कि संपूर्ण भाग में ऊपर से लेकर अंदर से लेकर के उसके संपूर्ण भाग में फैलने का काम करता था, लेकिन अधिशोषण ठीक उसके विपरीत या थोड़ा सा कुछ अलग होता है। अधि और शोषण यानी अधिक मात्रा में शोषण होता है कहाँ पर? तो किसी भी ठोस पदार्थ के पृष्ठीय भाग पर बाह्य भाग पर जाकर के चिपक जाता है, पिंड में यानी उसके अंदर में फैल नहीं पाता है, तब उस रासायनिक घटना को हम लोग कहेंगे अधिशोषण। यानी एक प्रकार की वैसी रासायनिक प्रक्रिया जिसमें कोई भी पदार्थ ठोस पदार्थ के बाह्य सतह पर पिंड के तुलना में ज्यादा जाकर के चिपक जाता है या उसके अंदर में प्रवेश कर जाता है, तब इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? अधिशोषण। तो अधिशोषण में क्या हो जाता है? किसी भी ठोस पदार्थ के ऊपरी सतह पर सबसे ज्यादा मात्रा में जाकर के पदार्थ जो है चिपका हुआ रहता है, सटा हुआ रहता है, लेकिन अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है, तब इस प्रकार के रासायनिक घटना को हम लोग अधिशोषण कहेंगे। यानी किसी भी ठोस पदार्थ के पृष्ठीय भाग पर जब कोई भी पदार्थ जाकर के पिंड के तुलना में अधिक मात्रा में चिपक जाती है, तब इस घटना को हम लोग अधिशोषण कहते हैं। आशा करते हैं कि यह प्रश्न आप लोगों को बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। अब देखते हैं कि इसके अंदर में क्या सब उदाहरण होता है। अब अधिशोषण में देखिए अक्सर जितना भी हम लोग क्रीम लगाते हैं, वो क्रीम अगर आप अपने फेस पे कोई भी क्रीम लगा लीजिए, कोई भी जेल लगा लीजिए, वो अंदर प्रवेश नहीं करता है, लेकिन आपके स्किन के बाह्य त्वचा पे जाकर चिपक जाता है और चिपकने के बाद जो है उसी में जाकर के एक बल लगता है जिसको आसंजक बल कहते हैं, और वो चिपका हुआ रहता है, अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है। जैसे हम लोग अपने त्वचा पे तेल अगर कोई ऑयलिया तेल लगाते हैं, मान लीजिए वैसलीन लगा लेते हैं या कोई भी क्रीम लगाते हैं, तो वो अक्सर हमारे त्वचा के बाह्य सतह पर चिपका हुआ रहता है और अंदर प्रवेश नहीं करता है। अब इसको दूसरे उदाहरण से हम लोग कैसे समझे? आजकल देखे होंगे कि एक लिपस्टिक जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में इसका जो है आजकल के
फैशन के तौर पे बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल होने लगा है। और ये जब लिपस्टिक को होंठ पे लगाया जाता है तो ये लिपस्टिक जो है होंठ पे जाकर के चिपक जाता है, और ये चिपकता है, ये किस तरह का घटना है, ये अंदर नहीं जाता है लेकिन उस पे चिपका हुआ रहता है, ये अधिशोषण के अंतर्गत आ जाता है। यानी जितना भी तेल हो गया, जितना भी क्रीम हो गया, ये सभी किसका उदाहरण हो जाता है? अधिशोषण का। दूसरे टर्म में देखिए, आजकल कजरोटी का भी, आईलाइनर का भी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। अगर हम लोग अपने जीवन में अगर कजरोटी का इस्तेमाल करते, जिसको काजल बोला जाता है, वो लगा लीजिए आँख में, तो वो चिपका हुआ रहता है। वो किस बल के कारण या किस बल के कारण चिपका हुआ रहता है, या किस प्रक्रिया के कारण? काजल जो है वो आपके स्किन के अंदर नहीं जा करके स्किन पे चिपका हुआ रहता है। ये अधिशोषण का एक जीता जागता उदाहरण रहता है। गाँव घर में अक्सर देखे होंगे कि दो तरह के काजल का इस्तेमाल हो रहा है, एक कॉस्मेटिक जो आर्टिफिशियल है और एक जो घरेलू बनाया जाता है। घरेलू जब कजरोटी को लगाया जाता है तो देखे होंगे कुछ देर के बाद वो लेभर जाता है, यानी वो आपके स्किन से पसीना के कारण जो है इधर उधर जगह से वो हल्का फल्का जो है लेभरने के कारण आपके त्वचा को काला भी बना देता है। लेकिन अक्सर देखे होंगे कि जब कॉस्मेटिक लगाया जाता है तो कितना भी पसीना चले, पानी चले, वो लेभरता नहीं है। इसमें एक खास बल का इस्तेमाल किया जाता है जिसको हम लोग आसंजक बल कहते हैं, और खास करके इसमें सरफेस टेंशन का ख्याल रखा जाता है कि जितना ज़्यादा सरफेस टेंशन कम होगा उतना ज़्यादा ये चिपकता है। तो ये सारा का सारा किस में आ जाता है? अधिशोषण में। तब हम लोग कह सकते हैं किसी भी ठोस पदार्थ के ऊपरी सतह पर जब ज़्यादा मात्रा में रासायनिक पदार्थ जाकर के चिपक जाता है तब इस घटना को अधिशोषण कहा जाता है। तो अधिशोषण पूरे संपूर्ण रासायनिक प्रक्रिया नहीं होती है, ये केवल बाह्य या पृष्ठीय घटना होती है, और अवशोषण संपूर्ण बल्क सिस्टम घटना होती है, संपूर्ण रासायनिक परिघटना होती है। दोस्तों, आशा करते हैं कि यह प्रश्न आप लोगों को बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। चलते हैं अब लोग अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अब देखिए, आप लोगों के बीच एक जबरदस्त टॉपिक आ गया है, शोषण और विशोषण। अब शोषण क्या होता है, विशोषण क्या होता है, इसको समझिए। शोषण मतलब इसमें दो चीज होता है, एक होता है शोषक और एक होता है अधिशोषक। जिसमें कोई पदार्थ चिपकता है और एक पदार्थ होता है जो चिपकता है, और एक पदार्थ जो है चिपकाता है। अब देखते हैं इसमें क्या है। तो यहाँ पे देखिए, अधिशोषण अधिशोषण एक वैसी प्रक्रिया होती है जिसमें ठोस की सतह पर पिंड की तुलना में पदार्थ का सांद्रण अधिक हो जाता है। वही अधिशोषण में आपको बोले थे कि ऊपर वाला जो सतह है, पृष्ठीय सतह, उस सतह पर जाकर के सबसे ज्यादा मात्रा में चिपक जाता है। तो चिपक जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? शोषण। यानी कि पदार्थ का सांद्रण पिंड के तुलना, पिंड का मतलब है कि उसके अंदर में ज्यादा नहीं जाकर के उसके बाह्य सतह पे जाकर के सबसे ज्यादा मात्रा में चिपक जाता है। इस घटना को कहा जाता है शोषण। अब देखिए विशोषण क्या होता है। शोषण का जस्ट विपरीत फॉर्म हो जाता है विशोषण। जब कोई पदार्थ, याद करिए, जब हम लोग शरीर में तेल लगाते हैं, तेल जब लगाते हैं तो वो अंदर नहीं जाकर के बाह्य त्वचा पे चिपका हुआ रहता है, तो इस घटना को हम लोग कहेंगे शोषण। और जब उसके ऊपर एक बल लगाया जाता है, थोड़ा सा प्रेशर लगाइए, बल लगाइए, वही तेल जो आप लगाए हुए वो बाहर निकल जाती है, इस घटना को विशोषण कहा जाता है। याद करिए, जब कोई सब्जी हम लोग खाते हैं, उसको तेल में फ्राई करते हैं तो उसमें तेल रहता है तो हो गया शोषण, और उसको जब दाबते हैं तो उससे देखे होंगे अक्सर तेलीय पदार्थ बाहर निकलने लगता है। इस घटना को कहा जाता है विशोषण। देख लीजिए यहाँ पे, कम दाब पर अधिशोषण की सतह पर अधिशोषण पदार्थ के बाहर निकलने की प्रक्रिया को विशोषण कहा जाता है। तो एक हो गया कि उसके बाह्य त्वचा पर, इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि जब आप लोग देखे होंगे कि जब आप खाना उना खाते हैं तो खाना उना खाने के बाद अक्सर देखे होंगे तेलीय चीज या घी वाला चीज या मसालेदार चीज आपके हाथ में चिपक जाता है, जल्दी छूटता ही नहीं है। आप उसमें थोड़ा सा पानी ले लीजिए और देखिएगा कि चिपका हुआ रहता है। तब उसको हम लोग एक, जो हम लोग का हाथ साफ करने वाला आता है क्लीनर, उसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग। लेकिन अगर देखिए नहीं छूट रहा है तो कपड़ा लेकर के उसको दाब के निकालते हैं, तब जा करके निकलता है। खास करके मोबिल इसका जीता जागता उदाहरण होता है। तो देख लीजिए, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि शोषण में पदार्थ जो है अंदर के तुलना में बाह्य सतह पे ज़्यादा चिपकता है, और जब चिपक गया है तो उसको हटाएंगे कैसे? तो एक बाह्य बल जब लगाते हैं तो बल लगाने के कारण वो बाहर की ओर
मूव करने लगता है, निकल जाता है, उस घटना को हम लोग विशोषण कहेंगे। यानी शोषण के विपरीत रूप को विशोषण कहा जाता है। आशा करते हैं दोस्तों कि यह प्रश्न आप लोगों को बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अब देखिए, एक प्रश्न है अधिशोषण समतापी वक्र, ये क्या होता है? इसका बिहार बोर्ड में अक्सर एक ऑब्जेक्टिव या दो सब्जेक्टिव आने की संभावना बनी हुई रहती है। इसमें खास करके हमको देखना क्या है, याद क्या करना है, तो उसको देखिए, ये दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ होता है। इसमें एक है समताप। आप जान रहे हैं कि सम मतलब होता है समान, एक समान, और ताप मतलब हो जाता है टेम्परेचर। यानी नियत ताप पर या नियत टेम्परेचर पर अधिशोषित गैस की मात्रा और गैस के दाब के बीच खींचे गए आलेख को अधिशोषण समतापी वक्र कहा जाता है। अधिशोषण समझ ही रहे होंगे, किसी भी ठोस पदार्थ के बाह्य त्वचा पर चिपका हुआ रहता है। तो इसमें अधिशोषण समतापी वक्र में होता है क्या कि गैसीय फॉर्म का यहाँ पे विश्लेषण किया गया है। तो देख सकते हैं, नियत ताप पर अधिशोषित गैस की मात्रा और गैस के दाब के बीच खींचे गए आलेख को अधिशोषण समतापी वक्र कहा जाता है। यहाँ पे देख लीजिए, एक ग्राफ है जो दाब और ताप के बीच बनाया गया है। अगर ताप आपका 0 डिग्री सेल्सियस रहता है तो किस तरह से वर्क रहेगा, थोड़ा सा ये वर्क बीच में हो गया, ये सीधा रहना चाहिए था, इसको थोड़ा सा आप लोग सुधार कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं अधिशोषण समतापी वक्र क्या है। नियत तापमान पर अधिशोषित गैस की मात्रा और दाब के बीच, गैस के दाब के बीच खींचे गए आलेख को हम लोग क्या बोलेंगे? अधिशोषण समतापी वक्र। ये याद कर लीजिएगा, इसके आने की संभावना थोड़ा सा ज़्यादा बनी हुई रहती है। अलग अलग ताप पर अलग अलग वक्र प्राप्त होता है। ताप को अगर बढ़ाया जाता है तो दाब अक्ष की ओर वक्र क्या होने लगता है? झुकने लगता है। जैसे जैसे आपका टेम्परेचर घटेगा वो सीधा हो जाएगा, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो अक्ष की ओर झुकने लगता है। आशा करता हूं दोस्त कि ये प्रश्न आप लोगों को बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अब देखिए, आप लोगों के बीच एक जबरदस्त टॉपिक आ चुका है, परासरण और विसरण। ये हमारे दैनिक जीवन में लगातार बार बार ये घटना घटती रहती है और जीवन के किसी भी क्षेत्र में अगर जाते हैं तो ये घटना बराबर देखने को मिलता है। अब देखते हैं कि इसमें किस तरह की घटना घटित होती है और परासरण क्या है और विसरण क्या है। सबसे पहले आप लोगों को परासरण समझाते हैं कि परासरण होता क्या है। देखिए, परासरण एक रासायनिक प्रक्रिया होती है जिसमें किसी भी तनु विलयन का विलायक एसपीएम से होकर के सांद्र विलयन में प्रवेश कर जाता है। अब इसको कैसे हम लोग याद रखें? जैसे काजू ले लीजिए, किशमिश ले लीजिए, बादाम ले लीजिए, अगर हम लोग उसको दूध में या पानी में अगर छोड़ते हैं तो देखे होंगे अक्सर उसका साइज बड़ा हो जाता है, उसके अंदर में जल के अणु जो होते हैं प्रवेश कर जाते हैं। अब आप देखिएगा क्या प्रवेश करता है। जैसे आप एक नमकीन जल ले लीजिए या नहीं तो चीनी पानी वाला जल ले लीजिए, उसमें आप किशमिश को डाल दीजिए, तो पानी में पहले से ही पानी ज़्यादा मात्रा में है विलायक, और चीनी ले लेते हैं वो हो जाता है विलय। अब विलायक क्या है, विलय क्या है, आप लोग को सॉल्यूशन चैप्टर में बेहतरीन ढंग से समझाए हुए हैं। अब यहाँ पे एक खास बात देखना है कि परासरण में काम कौन कर रहा है। तो किसी भी विलयन में जब हम लोग जाते हैं तो विलयन में दो चीज हम लोगों को देखने के लिए मिलता है, एक होता है विलय और एक होता है विलायक। एक होता है विलय और एक होता है विलायक। अब विलय और विलायक क्या है? जिसकी मात्रा अधिक होती है उसको विलायक कहा जाता है और जिसकी मात्रा कम होती है उसको विलय कहा जाता है। ये अधिक मात्रा में रहता है और ये कम मात्रा में रहता है। तो परासरण किस में हो रहा है ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा तो बोलेंगे ये विलायक में होता है कि विलय में, तो बोल देंगे विलायक में होता है। तो सबसे पहले परासरण में किस प्रकार के अणु जो है
किसी भी सिस्टम में या किसी भी पदार्थ में प्रवेश करने का काम करेगा विलायक के अणु। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर किशमिश को हम लोग नमकीन नमकीन नहीं, यहाँ पे चीनी और पानी वाले विलयन में अगर देते हैं तो चीनी के अंश प्रवेश नहीं करेगा, लेकिन पानी वाला अंश उसके अंदर में प्रवेश कर जाएगा। तो परासरण क्या होता है कि कोई भी पदार्थ को संतुलन की अवस्था में लाने का काम करता है। याद करिए, एक अंगूर आप लोग खाए होंगे, अंगूर ले लीजिए, तो अंगूर का साइज थोड़ा सा बड़ा रहता है, फिर उसी अंगूर से किशमिश बनता है, और उस किशमिश को अगर आप लिक्विड फॉर्म में देते हैं तो परासरण प्रक्रिया द्वारा वो किशमिश अपने पहले वाले अवस्था में आने का काम कर लेता है, जिसको कहा जाता है संतुलन की अवस्था में। वो किशमिश पहले जिस अवस्था में अंगूर फॉर्म में था उसी फॉर्म में ये आ जाता है। तो हम लोग कह देंगे कि परासरण एक प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया होती है जिसमें किसी भी तनु विलयन का विलायक एसपीएम से होकर के सांद्र विलयन में प्रवेश कर जाता है, तब इस घटना को क्या कहा जाता है? परासरण। अब यहाँ पे देखिए, जितना भी पेड़ पौधे हैं वो परासरण प्रक्रिया द्वारा किसी भी पदार्थ को अपने अंदर में प्रवेश करने का काम करता है। तो परासरण हम लोग कह सकते हैं कि ये किसी भी पदार्थ को संतुलन की अवस्था में लाने का काम करता है। अब इसमें देखे होंगे दो चीज आ जाता है, एक आता है एसपीएम। एसपीएम क्या होता है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्ध पारगम्य झिल्ली। झिल्ली तीन तरह का होता है हमारे जीवन में परासरण प्रक्रिया में। एक होता है पारगम्य झिल्ली, एक होता है अपारगम्य झिल्ली, और एक होता है अर्ध पारगम्य झिल्ली। पारगम्य झिल्ली से विलयन के विलय और विलायक दोनों गमन कर जाते हैं, और अपारगम्य झिल्ली से विलय और विलायक कुछ भी गमन नहीं करते हैं, और अर्ध पारगम्य झिल्ली से केवल विलायक के अणु ही गमन कर सकते हैं, विलय के अणु नहीं कर सकते हैं। तो परासरण में एक चीज हम लोग को यहाँ पे याद रखना है कि किस तरह के अणु इससे गमन करते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, विलायक करता है। अब एसपीएम क्या होता है? ये एक अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है जो केवल विलायक के अणु को ही एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने का काम करता है, केवल विलायक के अणु, विलय के अणु नहीं। तो बोल देंगे एक प्रकार की वैसी झिल्ली जिससे केवल विलायक के अणु ही पास कर सकते हैं, गमन कर सकते हैं, लेकिन विलय के अणु गमन नहीं करते हैं। तब इस रासायनिक घटना को या झिल्ली को हम लोग क्या बोलेंगे? अर्ध पारगम्य झिल्ली। तो चलते हैं दोस्तों, देखते हैं कि ये आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर से एक बार बोल देते हैं कि परासरण एक प्रकार की स्वतः होने वाली रासायनिक घटना, ये करवाया नहीं जाता, ये अपने आप हो जाता है, ये प्राकृतिक घटना है। जैसे आप लोग देखे होंगे, आजकल सब्जी जब बेचा जाता है उस पर अक्सर पानी छिटा जाता है। वो पानी क्या होता है? वो पानी को वो अंदर अवशोषित करता है एक झिल्ली की सहायता से। अगर हम लोग स्नान करते हैं या पानी चेहरा पे मारते हैं तो हमारी त्वचा में एक अर्धपारगम्य झिल्ली होती है जो केवल विलायक के अणु को प्रवेश जाने देता है, लेकिन विलय के कण को नहीं। सपोज कीजिए आप लोग एक नमकीन पानी ले लीजिए एक हाथ में, और एक हाथ में चीनी पानी ले लीजिए, बढ़िया से शरबत बना करके थोड़ा सा इस हाथ में दीजिए, और कुछ देर अगर आप छोड़ देते हैं तो ये पानी जो है आपके त्वचा में प्रवेश कर जाएगा, और चीनी के जो बाइंडिंग पार्टिकल्स छोटे छोटे कण होते हैं वो एक पाउडर के रूप में आपके हाथ पे जमा रह जाएगा। यानी वो पाउडर चीनी के कण जो है, वो अणु जो है, पार्टिकल्स जो है, आपके त्वचा के अंदर प्रवेश नहीं कर पाया। फिर नमकीन जल जब लीजिएगा तो ये आपके त्वचा में प्रवेश नहीं कर पाता है। यह एक तरह की परासरण घटना होती है। दूसरा आप देखिए, अक्सर आप लोग देखे होंगे कीचड़ से जब गुजरते होंगे तो कीचड़ वाला अगर पानी आपके त्वचा पे आ गया तो कुछ समय के बाद देखते होंगे कि पानी जो है आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है, और कीचड़ एक पाउडर के रूप में हम लोग ऐसे ऐसे के झाड़ करके हटा देते हैं। ये किस घटना का उदाहरण है? परासरण का। तो बोल देंगे परासरण एक प्रकार की स्वतः घटने वाली रासायनिक घटना होती है जिसमें किसी भी तनु विलयन का विलायक एसपीएम से होकर के सांद्र विलयन में प्रवेश कर जाता है। तब इस रासायनिक घटना को हम लोग क्या बोलेंगे? परासरण। जैसे किशमिश का फूलना, चने का फूलना, मटर का फूलना, त्वचा का फूल जाना, अन्य सभी रासायनिक पदार्थों का फूल जाना, ये सभी किस में आ जाता है? परासरण में आ जाता है। अब चलिए, परासरण आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। अब विसरण क्या है? देखिए, विसरण को अंग्रेजी में डिफ्यूजन कहा जाता है। एक गैस का दूसरे गैस में मिलने जुलने की रासायनिक घटना को विसरण कहा जाता है। अब यहाँ एक गैस दूसरे गैस का क्या हो गया? यानी एक गैस जब किसी अन्य गैस के साथ घुल मिल जाती है तब इस रासायनिक घटना को विसरण कहा जाता है। जैसे आप सपोज कीजिए कि एक घर के किसी कोना में या किसी अगल बगल
अगर अगरबत्ती को जला दिया जाए तो फिर वो हवा के माध्यम से हवा में मिल करके एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाता है। अक्सर विद्यार्थी सबको देखे होंगे कि अगर वो लॉज में रहता है या हॉस्टल में रहता है या घर के अगल बगल, तो खाना जब बनाया जाता है, मीट सब मछली सब ज़्यादा जब बनता है, तो उसमें आप देखे होंगे कि मीट मसाला जब इस्तेमाल करता है और खाना जब बनता है तो कुछ दूरी पे रहने के बावजूद भी आपके अगल बगल में एक सुगंध आ जाता है कि कहीं ना कहीं मीट चावल बन रहा है। ये सुगंध क्यों आ गया? कहीं कहीं देखे होंगे कुछ जानवर मर जाता है या कोई चीज सड़ गल जाता है तो आपको बदबू आता है। ये किस घटना का उदाहरण है? विसरण का। तो हम लोग कह सकते हैं एक गैस का दूसरे गैस में मिलने जुलने की रासायनिक प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? विसरण। यह हम लोग करवाते नहीं, यह स्वतः अपने आप हो जाती है, तो इस घटना को विसरण कहा जाता है। अक्सर देखे होंगे क्लासरूम में आप लोग कि विद्यार्थी सब हमेशा सेंट मार के आएगा, परफ्यूम्स मार के आता है, और जब क्लास में प्रवेश कर जाता है देखे होंगे जिधर से वो गुजरता है थोड़ा समय तक, 1-2 मिनट तक वो हल्का हल्का सेंट जो है हवा में फैल जाता है और आप विद्यार्थी सब उसको सूंघने लगता है कि किस टाइप का सेंट मारा हुआ है। तो अक्सर आपको ये सुगंध जो आपके नज़दीक आने का काम करता है वो किस घटना की सहायता से? तो बोल देंगे विसरण की सहायता से। तो विसरण में समझ जाइए एक गैस का दूसरे गैस में मिलने जुलने की स्वतः रासायनिक परिघटना को हम लोग क्या कहेंगे? विसरण कहेंगे। दोस्तों आशा करता हूं कि ये प्रश्न आप लोग को बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। तो परासरण और विसरण से हमेशा 1 या 2 ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड में रहता है। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न क्या है? आशा करते हैं कि ये प्रश्न आप लोगों को बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। अब देखिए परासरण अभी तुरंत हम आप लोगों को समझाए थे कि यह स्वतः होने वाली रासायनिक घटना होती है। इस वीडियो के माध्यम से देखिए ये किशमिश है, ये दूध है। जब इसमें दिया जाता है तो किशमिश संतुलन की अवस्था में आ जाती है। संतुलन मतलब जिस आकार का था यह हम आपको पहले ही समझाए हुए हैं। तो परासरण एक प्रकार की स्वतः घटने वाली घटना होती है। तो परासरण एक प्रकार की स्वतः घटने वाली घटना होती है जिसमें जैसे दूध में किशमिश का फूलना, ये सब हम आपको पहले ही समझा दिए थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। देखिए आज का ये लास्ट प्रश्न है, नहीं एक प्रश्न और है। इसमें हम लोग देखते हैं कि ये उल्टा परासरण क्या है। परासरण के जस्ट विपरीत रूप को उल्टा परासरण कहा जाता है। अब परासरण आपको समझाए थे कि स्वतः होने वाली घटना होती है, लेकिन उल्टा परासरण स्वतः नहीं होती है, इसको करवाया जाता है। यानी परासरण के ऊपर जब हम बाहर से एक आरोपित बाह्य दाब लगाएंगे तो उस दाब के कारण क्या हो जाता है? तनु विलयन का विलय के एसपीएम से होकर के जो सांद्र विलयन में जा रहा था वो रिवर्स मोड में आ जाता है और वो विपरीत दिशा में फ्लो करने लगता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि परासरण के ऊपर जब एक बाह्य दाब लगाई जाती है तो परासरण के ठीक विपरीत एक प्रतिक्रिया या रासायनिक घटना घटित हो जाती है, जिस घटना को हम लोग उल्टा परासरण कहते हैं। अब उल्टा परासरण क्या होता है? इस उल्टा परासरण की सहायता से हम लोग समुद्री जल को पीने योग्य बनाते हैं, यानी शुद्ध अशुद्ध जल को शुद्ध करने की रासायनिक प्रक्रिया को उल्टा परासरण कहा जाता है। आप देखे होंगे कि बिहार बोर्ड में बार बार इससे एक ऑब्जेक्टिव और एक सब्जेक्टिव पूछा जाता है। उल्टा परासरण से, तो उल्टा परासरण में हम लोग कह सकते हैं कि समुद्री जल को पीने योग्य बनाया जाता है उल्टा परासरण के द्वारा, यानी कि परासरण के जस्ट विपरीत रूप को उल्टा परासरण कहा जाता है जब इसके ऊपर बाहर से एक आरोपित दाब को या बल को लगाया जाता है। आशा करते हैं दोस्त कि यह प्रश्न आप लोगों को बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। अब चलते हैं आप लोगों के बीच एक आज का लास्ट प्रश्न, देखते हैं क्या है। फिर इस सीरीज को यहाँ पे आज विराम देंगे, फिर बहुत जल्दी आप लोगों के बीच एक सीरीज लेकर के आ जाएंगे। देखते हैं आज का लास्ट प्रश्न क्या है। लास्ट प्रश्न है पीपीएम। पीपीएम क्या है? पार्ट्स पर मिलियन। इसका क्या काम है दोस्तों? देखते हैं। पीपीएम क्या होता है? हवा में पॉल्यूशन की जांच करना हो
या छोटे छोटे अणुओं की का ज्ञात करना हो, उसमें हम लोग पीपीएम की सहायता से इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप लोग देखिए, कभी हवा में जब प्रदूषण फैल जाती है तो कहता है हवा पोल्यूटेड हो चुका है, पानी प्रदूषित हो चुकी है। तो किसी भी पदार्थ के छोटे छोटे चीज़ों को ज्ञात करने के लिए पीपीएम का इस्तेमाल किया जाता है। इसका एक नाम है पार्ट्स पर मिलियन। अब मिलियन से आप लोग जानते ही होंगे कि मिलियन मतलब होता है 10 लाख। किसी भी बिलियन के 10 लाख में भाग की सबसे छोटी इकाई को हम लोग क्या कहेंगे? पार्ट्स पर मिलियन। तो यहाँ पे देख लीजिए, किसी भी बिलियन के 10 लाख में भाग में उपस्थित विलय पदार्थों के द्रव्यमान को या मात्रा को हम लोग क्या कहेंगे? पीपीएम। इसको कह सकते हैं किसी भी बिलियन के 10 लाख में भाग में घुली हुई विलय की मात्रा को पीपीएम कहा जाता है। यानी हवा का जो 10 लाख में भाग है, उसमें जो कोई भी कण मौजूद रहता है, उसकी जो मात्रा होती है उसी को हम लोग पीपीएम कहते हैं। तो इसको हम लोग कह सकते हैं, हवा में मौजूद विष को ज्ञात करना हो, हवा में मौजूद प्रदूषण को ज्ञात करना हो, या जल में मौजूद जो पॉइजन है, विष है, उसको ज्ञात करना हो तो पीपीएम की सहायता से ज्ञात करते हैं। गाड़ी के प्रदूषण की जांच पीपीएम की सहायता से किया जाता है। दोस्तों याद करिए, समझिए कि कहा जाता है कि हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है। ये कैसे पता चला कि हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है? पता चला होगा कि हमारे वायुमंडल में 21% नाइट्रोजन है। 21 की सहायता से पता लगाया, कौन ऐसा वैज्ञानिक था कि उसको पता चल गया? फिर आपको पता चला होगा कि हमारे वायुमंडल में कार्बन की जो मात्रा होती है 0.02% होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% होती है। ये जो जितना भी छोटा छोटा परसेंटेज होता है गैस में, ठोस में, द्रव में, उस किसकी सहायता से ज्ञात किया जाता है? पीपीएम की सहायता से। तो हम लोग कह सकते हैं किसी भी बिलियन के 10 लाख में भाग में घुली हुई विलय की मात्रा को क्या कहा जाता है? पीपीएम। पीपीएम की सहायता से हवा में मौजूद सभी छोटी छोटी इकाइयों का ज्ञात किया जाता है और निकाला जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आप लोगों को बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। अब हम लोग मिलते हैं अगले सीरीज में, अगले प्रश्नों की सीरीज लेकर के। आज के लिए धन्यवाद।